नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास चट्टान गिरने के कारण कुछ लोगों के दबने की सूचना मिली। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने राहत और बचाव टीमों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा से ले जाया गया। तो वहीं पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, 108 एम्बुलेंस राजस्व टीम, आपदा क्यूआरटी टीम स्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल से एक शव और 4 घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तो वहीं उत्तरकाशी के धारासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के सिलक्यारा के पास एक बस जो यमुनोत्री से गंगोत्री जा रही थी रूट पर पलट गई। बस के रोड पर पलटने के कारण कुछ लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, जिसके बाद राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। तो सिलक्यारा के पास बड़ा हादसा हुआ, जहां यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और गंगोत्री ये बस जा रही थी जो कि पलट गई। सिलक्यारा के पास ये हादसा हुआ है, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस पलटने का ये पूरा मामला है। गंगोत्री जा रही थी बस और जिस दौरान ये हादसे का शिकार हुई, लेकिन बस में मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस निकाल लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां ऑफलाइन पंजीकरण 1 जून से शुरू किया जाना है। चारधाम यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने ऋषिकुल में बने चारधाम यात्रा ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा ऑफलाइन पंजीकरण के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 1500 यात्रियों का कोटा तय किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि परिस्थितियों के अनुसार यात्रियों के कोटा को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देशित किया कि रजिस्ट्रेशन सुबह 7 बजे से शुरू किया जाए और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दोपहर में पंजीकरण 3 बजे दोपहर में वो शुरू किया जाए। स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने और यात्रियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण करने के लिए भी गढ़वाल कमिश्नर ने आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पिछले स्टेटमेंट में कहा है कि प्रशासन का निर्णय बहुत ही डायनेमिक होता है, घंटों में चेंज हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर हमें लगेगा कि धामों में स्थितियां नॉर्मल है पूरी तरह से, हम स्लॉट बढ़ाने पे विचार भी कर सकते हैं। अगर लगेगा नहीं वहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, इसको हम स्थगित भी कर सकते हैं। ये परिस्थितियों के हिसाब से डिपेंड करेगा और जनपद के जिलाधिकारी एसएसपी लगातार संपर्क में रहेंगे। जैसा उनके द्वारा सजेस्ट किया जाएगा और हम लोग खुद उसको रिव्यू करके जो भी निर्णय होगा। तो वहीं केदारनाथ धाम में वायुसेना के मालवाहक चिनूक से महिंद्रा की थार कार पहुंचाई गई। इस कार से बीमार, बुजुर्ग, विकलांग तीर्थयात्रियों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक ले जाया जाएगा। पर्यटन विभाग से केदारनाथ धाम के लिए 2 थार गाड़ियों का परमिशन दिया गया है। दूसरी तरफ केदारनाथ में थार पहुंचाने के बाद पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। लोगों का कहना है कि केदारनाथ जैसे हिमालय क्षेत्र में गाड़ियों का प्रदूषण हिमालय की सेहत के लिए ठीक नहीं है, जिसके रिजल्ट बहुत बुरे हो सकते हैं। तो चिनूक से केदारनाथ धाम पहुंची है थार, और केदारनाथ धाम में थार को ले जाने की परमिशन दी है, लेकिन अब इसको लेकर लोगों का विरोध भी सामने आया है और थार से कार दिव्यांगों को सेवा देगी। तो वहीं देहरादून के चर्चित साहनी बिल्डर सुसाइड मामले में अब पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी गुप्ता और उसके रिश्तेदार पर 2 धाराएं और बढ़ा दी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वैक्यांतुरा।
जांच कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये मामला हाई प्रोफाइल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार के कुछ सफेद पोस्ट नेताओं के नाम भी सामने आने लगे हैं। सत्ताधारी दल की तरफ से अब बचाव मुद्रा में अपनी बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन विपक्ष अब भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में कई ऐसे मामले हैं जिस पर विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग करी, लेकिन अब जिस प्रकार से ये बिल्डर सोसाइटी मामले पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बातचीत हो रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर पुलिस का जांच का घेरा और बढ़ता तो फिर कई सफेद पोस्ट नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस की तरफ से फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो दोषी थे उनको जेल भेजने का काम कर दिया गया, साथ ही उनके ऊपर 2 धाराएं और लगाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जांच का अंतिम निष्कर्ष निकलना बाकी है, यानी पुलिस की जो जांच है वो आगे जरूर बढ़ रही है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन नसरुल के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो बिल्डर सुसाइड मामले में जांच तेज हो गई है, पुलिस एक्टिव हो गई है और आरोपियों पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस एक्टिव और अपराधी पर गाज गिरना शुरू हो गया है। तो बिल्डर सुसाइड के मामले में जांच को तेज कर दिया गया है, पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाए और पुलिस एक्टिव होकर आरोपियों पर गाज बनकर गिरी है। तो बिल्डर सुसाइड मामले में जांच तेज हो गई है और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्टिव है, आरोपियों पर गाज गिरी है और बिल्डर सुसाइड मामले में जांच तेज हो गई। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का यह कहना है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, पूरे देश से समर्थन मिलने जा रहा है। बीजेपी के पूरे चुनावी अभियान को लेकर यशपाल आर्य का यह कहना है कि जिन भी राज्यों में प्रचार के लिए गए लोग भाजपा से नाराज हैं। इसका बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा क्योंकि लोगों ने अपना भरोसा विपक्ष पर जताया। बेरोजगारी को लेकर चुनाव था, महंगाई को लेकर चुनाव था, किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर, एमएसपी को लागू करने को लेकर, और जो अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा रहा और जनता ने बड़ी बारीकी से चुनाव में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था और जो कांग्रेस ने अपना एजेंडा जनता के सामने पेश किया, खासतौर से हमने कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे। हमने कहा 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। हमने कहा कि हम मातृशक्ति को 1 लाख रुपया हर साल उनके खाते में डालेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, साथ ही जिलों में भी मतगणना के लिए तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि राजधानी में सचिवालय में मतगणना के लिए मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वैज्ञानिक। लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से रायपुर में या हर जिला मुख्यालय में जो कंट्रोल रूम है वो बना दिए गए हैं। मतगणना स्थल की तैयारियां पूरी हो चुकी है और जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए वहां से लेकर अंदर मतगणना स्थल तक पूरी तरीके से जो सुरक्षा का घेरा वो 3 चरणों में यहाँ पर रहने वाला 3 लेयर सुरक्षा का घेरा रखा गया। इसके अलावा किसी भी ऐसे कर्मचारी के अंदर या व्यक्ति के ऐसे एंट्री नहीं होगी जिसके पास नहीं होगा या जिसका काम वहाँ पर नहीं होगा। पूरी तरीके से यह कह सकते हैं कि नेताओं से लेकर
अधिकारियों कर्मचारियों तक के लिए जो मानक हैं वो मानक यहाँ पर बढ़ा दिए गए ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई खामी ना रहे और मतगणना के दौरान किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना रहे। इसके अलावा राजनीतिक दलों की जो जुलूस विजय जुलूस जो निकलते हैं उसको लेकर भी मानक तय कर दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर दी गई है। 5 सीटों के लिए अलग अलग मतगणना स्थल रखे गए और सबसे ज़्यादा 800 से ज़्यादा टेबल यहाँ पर बनाए गए। तो ये कहा जा सकता है कि तैयारियाँ पूरी हैं। 4 जून का इंतजार यहाँ पर है जब मतगणना शुरू होगी और सरकार किसकी बनेगी उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। ये भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले टिहरी लोकसभा सीट का रिजल्ट आने की उम्मीद है और सबसे अंत में हरिद्वार या पौड़ी लोकसभा सीट का रिजल्ट आ सकता है। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी कर ली और अब इंतजार सिर्फ 4 तारीख का है। कैमरामैन नाथुनिया साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर में लगातार बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने पेयजल बिजली विभाग समेत कई दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की दिक्कतों से लोग काफी परेशान हैं। बिजली कटौती होने से पेयजल का भी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन विभाग के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा बिजली की कोई कमी तो है ही नहीं, लेकिन विभाग के पास सप्लाई करने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके चलते बार बार बिजली कटौती हो रही है और उसके चलते तेज बिजली का संकट भी हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को ये चिताया कि यदि जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलन करने को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनता भी लगातार उनसे पेयजल और बिजली कटौती की समस्या को लेकर आ रही है। ऐसे में इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना बेहद जरूरी है। देखिए, निर्देश है। देखिए, सबसे पहले तो बिजली विभाग और जल संस्थान में समन्वय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिजली कटती है तो पानी की सप्लाई चेन पूरी ठप हो जाती है। बिजली का ना आने का, मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या बिजली की कमी हो? बिजली की कमी नहीं है। जो फीडर लाइन है इनके सबस्टेशन से जो जाती हैं वो उतना लोड नहीं झेल पा रही है, तो इसके लिए इन्होंने कोई प्रस्ताव भेज रखा है केंद्र में। 1.5 साल हो गया है लेकिन उसको, तो मैंने उनसे वो प्रस्ताव मंगाया है, अब उसकी आवाज उठाई जाएगी। विशेषतः मैंने उनसे बिजली विभाग से बोला है कि आप पूरे हल्द्वानी को जोन में बांट के, उन्होंने बांट भी रखे सब स्टेशन के हिसाब से, आप अपने जेई के नंबर कौन कौन से क्षेत्र उनके अंतर्गत आते हैं वो सार्वजनिक करें। तो उन्होंने मेरे को सूचना दी है कि कल मीडिया में वो जारी कर देंगे। तो बिजली कटौती से जनता परेशान है और जल्द ही इस बिजली और पानी की समस्या का समाधान निकालने की चेतावनी दी गई। भीषण गर्मी से अब पीने के पानी की कमी हो गई है। विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में पेयजल और बिजली 2 मुद्दों पर वार्निंग दी गई है। भीषण गर्मी में पीने के लिए पानी की कमी है और विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और यह कहा है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो, क्योंकि जनता आंदोलन को तैयार बैठी है। जल्द से जल्द समस्या का निदान किया जाए। जनता आंदोलन को तैयार है, क्योंकि बिजली कटौती से जनता बहुत परेशान है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिर से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। 1 जून से ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे। चारधाम यात्रा के 1500 रोजाना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने यह फैसला लिया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ी खबर, श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिर से खोलने के आदेश दिए गए हैं। 1 जून से ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और चारधाम यात्रा के 1500 रोजाना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने यह फैसला लिया है। तो 1 जून से ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। चारधाम यात्रा के 1500 रोजाना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ये बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर हम आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है ये, क्योंकि लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ना होने की वजह से उन्हें बिना दर्शन किए, बिना यात्रा के
वापस लौटना पड़ता था, उन यात्रियों के लिए ये एक अच्छी पहल, ये एक अच्छी खुशखबरी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिर से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। 1 जून से ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। तो चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिर से खोलने का आदेश दे दिया गया है। तो चारधाम यात्रा के 1500 रोजाना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और इसका जो फैसला लिया है गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने लिया है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिर से खोलने के आदेश दे दिए गए। तो अब आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। 1 जून से ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। चारधाम यात्रा के 1500 रोजाना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ी खबर, क्योंकि लगातार 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से लगातार श्रद्धालु चारधाम यात्रा में भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो पर्यटन नगरी रानीखेत में भारी पेयजल संकट, लगातार संकट का बादल छाया हुआ है, जिस पर संबंधित विभागों की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बैठक ली और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उन्होंने ये बताया कि कुछ लोग टुल्लू पंप का अवैध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पानी के संकट को बढ़ावा मिल रहा है। जिसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन जल्द ही छापे मारकर टुल्लू पंप चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही जल विभाग को जल वितरण पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। नगर में दाएं बाएं गलत तरीके से गाड़ियां खड़े करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो पर्यटन नगरी में जल संकट का बादल लगातार छाया हुआ है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इसको लेकर बैठक की है और विभाग को जल वितरण पर ध्यान देने के आदेश दिए गए हैं। में पानी की समस्या बार बार आ रही है, इसलिए ही सारी जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो जल संस्थान हो जाए या पेयजल हो जाए, चाहे MES हो जाए या कैंट हो जाए, जो भी पानी का संचालन करता है, उनकी एक संयुक्त मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें चर्चा की गई कि कहाँ से क्या समस्या आ रही है। तो कहीं पे अगर लाइन क्षतिग्रस्त है तो उनका रिपेयर हो जाए, कहीं पे अगर पानी कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें क्या कहते हैं, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, उस पर पूरी चर्चा की गई है। और दूसरी एक और चर्चा की गई है कि जगह जगह लोगों ने अवैध तरीके से जो टुल्लू पंप और मोटर का संचालन किया हुआ है, उस चक्कर में पानी की समस्या और बढ़ती जा रही है। पानी वैसे ही कम है और बहुत से लोगों को वितरित किया जाना है, पर क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग मोटर चला देते हैं तो सारा पानी वो लोग खींच लेते हैं। क्योंकि ये जो टुल्लू पंप है अवैध रूप से लगाए गए हैं, बिना परमिशन के लगाए गए हैं। तो अगले सप्ताह एक पूरी एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई जाएगी रानीखेत नगर क्षेत्र में भी और बाहर के क्षेत्र में भी, जहाँ पे पानी की समस्या है। तो बढ़ती गर्मी के कारण न केवल आम जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि व्यापारी वर्ग को भी इससे काफी परेशानी हो रही है और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाजारों में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि लोग अत्यधिक गर्मी के कारण घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे, या कह रहे हैं कि निकलने से बच रहे हैं। इससे व्यापारियों की बिक्री में कमी आई है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। सब्जी मंडी में भी ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में दुकानदार बेहद चिंतित हैं, उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि गर्मी के इस प्रकोप से निपटने के लिए लोग अधिकतर समय घर के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। अपेक्षा इस साल बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी के कारण। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो पिछले साल की बात करें तो 39-40 से ऊपर टेम्परेचर नहीं गया और इस बार 44-45 तक पहुंच रहा है। तो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग फ्रिज, कूलर की, AC की तरफ भाग रहे हैं और कंपनियों के पास भी मतलब फ्रिज और कूलर सब ख़त्म हो चुके हैं। इतनी सेल इस बार है। सर दोपहर में तो यह है कि दोपहर में तो थोड़ा सा हल्का ही रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। पर यह है कि शाम के टाइम जैसे 4 बजे के बाद तो कस्टमर की लाइन लग जाती है शॉप पे, कूलर, फ्रिज। पर सर बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है इस टाइम।
जो लोग बच्चे सब नालों नहरों पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। गर्मी से निजात पाने के लिए इसका पानी है, पानी में नहा रहे हैं अपना गर्मी से निजात पा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रानीखेत से है, जहां पर्यटन नगरी में हजरत कालू सैयद बाबा की मजार पर उर्स की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नगर की तरफ से चादर चढ़ाए और वहां जाने के कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ वहां पर शिरकत के और पूर्व चादरें कव्वाली का कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं इस अवसर पर भारी लंगर भी आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब के इस 3 दिवसीय मेले में पहले दिन भारी भीड़ देखने को मिली। तो शुक्रवार की सुबह तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज के अंतर्गत ग्राम गोबरा क्षेत्र में जंगल में घास काटने गई एक महिला पर अचानक गुलदार ने हमला बोल दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पाकर विभाग के अधिकारियों ने मौके पर वन कर्मचारियों की गश्त शुरू कर दी। साथ ही ग्रामीणों से अकेले जंगल में न जाने की अपील की। ये हुआ है कि सर 7:45 पे कुछ महिलाएं ये गोबरा नई बस्ती की घास काटने गई थी। वहां पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि मादा गुलदार ने इन पे हमला किया है। जैसे कि हमको लगभग 8 बजे सूचना मिली है, हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जाके देखा है हमने, काफी वहाँ एरिया भी झाड़ जंगाड़ वाला है। लोग बागों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि साफ सफाई का कुछ ध्यान दिया जाए और बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ संभावना अधिकतर इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है, तो लोगों को सतर्क रहने की काफी जरूरत है। हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें अवगत कराया है और हमारे निर्देश दिया है कि वहाँ गश्त की जरूरत है और गश्त हम निरंतर रूप से पहले से भी कर रहे हैं वहाँ, और घटनाएं इस तरीके की बनी हुई हैं। और यहाँ पहले भी एक बार अभी 3 बंदों को गुलदार द्वारा घायल किया था पूछड़ी में। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।